आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का इतिहास का पहला चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति के अभ्यास प्रश्न जो कि एनसीईआरटी बुक से हैं, तो इन प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? तो उत्तर है, देखिए, फ्रांस में क्रांतिकारी विरोध की शुरुआत निम्नलिखित परिस्थितियों में हुई। ठीक है, देखिए यहाँ क्रांति को थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, फ्रांस एक देश का नाम है और क्रांति जो है अपना अधिकार के लिए लड़ना ही क्रांति कहलाता है। ठीक है, और जो लड़ते हैं उनको क्रांतिकारी कहते हैं। तो आगे देखिए, सामाजिक परिस्थितियां। समाज का सामंतवादी समाज 3 वर्गों, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग में विभक्त था, यानी कि बंटा हुआ था। प्रथम स्टेट के पादरी एवं द्वितीय स्टेट के कुलीन वर्ग को कर देने से सरकारी छूट प्राप्त थी। कर का संपूर्ण बोझ तृतीय स्टेट अर्थात व्यापारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर एवं नौकर आदि पर था, जिससे तृतीय स्टेट में असंतोष की भावना व्याप्त थी। ठीक है, दूसरा कारण देखिए, आर्थिक परिस्थितियां। फ्रांस का शासक लुई 16 1774 ईस्वी को फ्रांस का शासक बना। ठीक है, यानी कि राजा बना। सत्तारूढ़ होने पर उससे शाही खजाना खाली मिला। ठीक है, जब वो राजा बना तो जो शाही खजाना था, राजकोष, वो खाली था। सेना का रखरखाव, दरबार का खर्च एवं अन्य खर्च चलाने हेतु लुई 16 कर बढ़ाने के लिए बाध्य हुआ, टैक्स बढ़ाने के लिए बाध्य हो गया। लुई 16 कर बढ़ाने के लिए स्टेटस जनरल की सभा बुलाई, जिसमें प्रत्येक स्टेट को एक मत देने की अनुमति दी। तृतीय स्टेट ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए प्रत्येक सदस्य को वोट देने की मांग की, जिससे सम्राट ने ठुकरा दिया। तब तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने सभा का बहिष्कार कर दिया। ठीक है, जो प्रतिनिधि यानी कि जो भी उनके नेता थे वो सभा का बहिष्कार कर दिए। राज्य में खाद्यान्न की आपूर्ति न हो पाना, पाव रोटी की बढ़ती कीमतें एवं अपर्याप्त मजदूरी के कारण भी फ्रांस में क्रांतिकारी विरोध बढ़ा। अब अगला देखिए, तीसरा कारण, दार्शनिकों का योगदान। फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांस के दार्शनिकों जॉन लॉक, रूसो, मोंटेस्क्यू आदि का अहम योगदान है। इन्होंने स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना की है। इनके विचारों ने फ्रांस के जनमानस को क्रांति के लिए प्रेरित किया। इन सभी दार्शनिकों का विचार को लोग सुन के क्रांति के लिए आगे आए। ठीक है, अगला देखिए, चौथा कारण है राजनीतिक कारण। तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने मीराबियों और आबेसिए के नेतृत्व में स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। उन्होंने बर्सराय के टेनिस कोर्ट में सम्राट की शक्ति कम करने वाला संविधान बनाने की शपथ ली। इसी बीच राज्य में खाद्यान्न संकट गहरा गया, जिससे जनसाधारण का गुस्सा गलियों में फूट पड़ा। खाद्यान्न यानी कि खाने का जो सामान था वो ख़त्म हो गया या कम हो गया, जिससे वहाँ के लोगों को गुस्सा बढ़ गया और उनका गुस्सा हर एक गली चौक चौराहे पर दिखने लगा। सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश का आदेश दे दिया। तब गुस्साई भीड़ ने बास्तिल दुर्ग, ठीक है, बास्तिल किला या जेल पर धावा बोलकर उसे नष्ट कर दिया। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति प्रारंभ हुई। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर। फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला? कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए? क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूहों को निराशा हुई होगी? देखिए इसमें 3 प्रश्न एक साथ पूछ दिया गया है। उत्तर देखिए। तीसरे स्टेट के अमीर तबकों को फ्रांसीसी क्रांति का फायदा मिला। ठीक है। कुलीन और पादरी समूह को सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। समाज के गरीब समूहों तथा महिलाओं को निराशा हुई होगी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर। 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? उत्तर देखिए। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले महत्वपूर्ण उदाहरण थे। अगला 4 नंबर प्रश्न देखिए। उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाएं जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में है। उत्तर देखिए। हम उन जनवादी अधिकारों की सूची जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में है तथा जिनका उपभोग आज हम कर रहे हैं वह निम्नलिखित हैं। पहला देखिए समानता का अधिकार, दूसरा भाषण तथा विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा मत देने तथा किसी खास कार्यालय के लिए चुने जाने का अधिकार, चौथा संपत्ति का अधिकार, पांचवा सुरक्षा का अधिकार, छठा शोषण यानी कि दमन के विरोध का अधिकार। यहाँ देखिए संपत्ति का अधिकार हम लोग को पहले मिला हुआ था, उसको अभी हटा दिया गया। ठीक है। और पहले 7 अधिकार थे और फिलहाल वर्तमान में 6 अधिकार भारत में है। ठीक है। शिक्षा का अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है। ठीक है। इसलिए आप ये चौथा नंबर को नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, क्योंकि संपत्ति का अधिकार पहले था अब नहीं है। अगला देखिए 5 नंबर प्रश्न। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंतर्विरोध थे? उत्तर देखिए। हाँ, सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंतर्विरोध थे। पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के कई आदर्श स्पष्ट अर्थों से भरे पड़े थे, जैसे समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। इसमें किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक आरोप के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। घोषणा पत्र के अनुसार कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हैं, लेकिन फ्रांस के संवैधानिक राजतंत्र बनने के बाद महिलाओं पुरुष जो पर्याप्त कर देने में असमर्थ थे तथा जिनकी उम्र 25 वर्ष से छोटी थी, जैसे करीब 30 लाख व्यक्तियों से वोट देने का अधिकार छीन लिया गया। अतः इन सार्वभौमिक अधिकारों से गरीबों को दबा दिया गया।
संविधान केवल अमीरों के लिए उपलब्ध रह गया, महिलाओं को इनसे कुछ हासिल नहीं हुआ। अगला 6 नंबर प्रश्न देखिए, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? उत्तर देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को तथा 5 मई 1821 को मृत्यु हुई। वह असाधारण प्रतिभा का स्वामी था। वह पेरिस के फौजी स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर सेना में भर्ती हुआ और असीम वीरता, साहस और सैनिक योग्यता द्वारा उन्नति कर सेनापति बन गया। 11 नवंबर 1799 से 18 मई 1804 तक प्रथम कंसल के रूप में शासक और 18 मई 1804 से 6 अप्रैल 1814 तक नेपोलियन के नाम से सम्राट रहा। वह पुनः 20 मार्च से 22 जून 1815 में सम्राट बना। वह यूरोप के अन्य कई क्षेत्रों का शासक था। नेपोलियन बोनापार्ट एक योग्य शासक होने के बावजूद भी वो ज़्यादा साल तक शासन नहीं कर पाया। 11 साल तक ही वो शासन किया और उसकी युद्ध में वीरगति यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गया। अंत में इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ठीक है, तो उत्तर है आपका फ्रांस की क्रांति 1779 से 1799 तक हुई। ठीक है, यह पाठ आपका यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, और तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।